चलो भाई, पहला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। रैंडम वेरिएबल एसोसिएशन पोज़ोन और मुझे नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन करनी है, मतलब पोज़ोन से मुझे जाना है नॉर्मल में। इसके लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि आपका जो एवरेज है वो 15 से ज्यादा होना चाहिए, और वो करने के लिए आपको कंटिन्यूटी करेक्शन करनी पड़ेगी और मीन और वेरिएंस चाहिए होगा। ठीक है, ये तीन चीजें हैं जब हम पोज़ोन से नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे। कंडीशन ये है कि एवरेज 15 से ज्यादा होना चाहिए, कंटिन्यूटी करेक्शन होगी उसकी, यानी 0.5 की एडजस्टमेंट करेंगे और हम मीन और वेरिएंस निकालेंगे। सबसे पहले तो इसका जो है वो मीन क्या होगा बेटा, मीन होगा 25, वेरिएंस भी होगा 25। प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है ग्रेटर देन 30, तो इसकी जब कंटिन्यूटी करेक्शन होगी तो क्या बन जाएगा ये, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 30 30.5 हो जाएगा। डायग्राम बना लेंगे, बीच में आएगा 30, सॉरी बीच में आएगा मीन विच इज 25, 30.5 इससे आगे होगा ऑब्वियसली, और हमें इससे आगे की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो ये रहेगा 30.5 माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। निकालो z वैल्यू कितनी आती है, 0.8643। 0.8643 इस z टेबल, z वैल्यू को ले जाओ z टेबल के अंदर ताकि प्रोबेबिलिटी आ जाए। हम्म 30.5 माइनस 25 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 25, ये आ रहा है 1.1 आ रहा है भाई। हाँ, प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ ये। अच्छा, 1.1 और प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.8643। लेकिन मसला ये, मुझे छोटा वाला रीजन चाहिए, तो फॉर दैट मुझे 1 माइनस करना पड़ेगा इसमें से। 1 माइनस करके कितना आएगा बेटा, 0. ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, डन। 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे लिखेंगे तो ये रहेगा 0.136। सेट है, आगे बढ़े। A random variable y has the distribution, बाइनोमियल की डिस्ट्रीब्यूशन है, यूज द पोज़ोन अप्रोक्सीमेशन। अब ये भाई बोल रहा है कि भाई अब बाइनोमियल से पोज़ोन पे जाओ। बाइनोमियल से पोज़ोन की क्या कंडीशंस होती हैं बेटा, कि आपका n बहुत ज्यादा लार्ज होना चाहिए, आपका जो मीन है यानी जो np है वो लेस देन 5 होना चाहिए, तो आप बाइनोमियल से पोज़ोन में कन्वर्ट कर देते हो। np अगर आप करो तो 100 मल्टीप्लाई बाय p मुझे नहीं पता, ठीक है, प्रोबेबिलिटी मुझे नहीं पता, तो मुझे पता चल गया कि एवरेज कितना होगा बेटा, 100 मल्टीप्लाई बाय p। सही है, मैं निकालना चाह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी y लेस देन 3 की, तो इसमें वैल्यूज कौन कौन सी आएंगी बेटा, वैल्यूज आएंगी मेरी 0, 1 और 2 की। 0, 1 और 2 की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी बेटा, यूजिंग द पोज़ोन e पावर माइनस एवरेज विच इज 100p मल्टीप्लाई बाय 0 के लिए क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, 1 के लिए क्या लोगे, वही जो आपका एवरेज है 100p, 2 के लिए क्या लोगे, 100p पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये बन गई आपकी एक्सप्रेशन, इसको फर्दर सिंप्लीफाई हम और नहीं कर सकते। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, हाँ 100/2 को फाइनल आप इसको लिख दो e पावर माइनस 100p मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 1 प्लस 100p प्लस 100p पावर 2/2 फैक्टोरियल ना, तो 100 पावर 2 कितना होगा, 100 पावर 2 और डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 5000। इसमें किसी को मसला तो नहीं है भाई, ओ भाई, इसमें कोई मसला तो नहीं है भाई।
नहीं सर। क्लियर है? अगला पार्ट, length in minutes dy of a certain college has mean and standard deviation 8.3. The total length of random sample of 85 lecture was 4590. Total 4590 है, तो सैंपल कितना हो जाएगा, मीन कितना हो जाएगा, सैंपल मीन x बार इसको डिवाइड बाय 85 कर दोगे, 54 आपका जो है वो सैंपल मीन आ गया। और कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है तो डायग्राम इस तरह से बनेगी, बीच में आपका है मीन सैंपल का 54, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपको चाहिए, और ये कितना परसेंट है बीच का, बीच का परसेंट है 95%, तो साइडों में कितना होगा 2.5%। तो अगर प्रोबेबिलिटी चेक करनी होगी तो किस पे करोगे, 97.5% पे चेक करोगे, यानी 0.975 अगर प्रोबेबिलिटी है तो z वैल्यू क्या होगी, z टेबल देख के बताओ। वन 1.96 z वैल्यू हो गई। फॉर्मूला क्या है बेटा हमारा, x बार प्लस माइनस z मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट n। x बार कितना है आपका 54, एक दफा प्लस करना है एक दफा माइनस करना है, 1.96 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है इसने 8.3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कितनी वैल्यूज हैं, 85 वैल्यूज हैं। बताओ दो वैल्यूज क्या आती हैं बेटा, एक आ रही है 55.8। सही है। Wait, where did 54 mean come from? तो सवाल में दिया हुआ है 54, आपने 52.24। मीन निकाला था ना, Oh, okay. कितना 52.2, जी सर। ये आ गया आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल 52.2 से लेके 55.8 तक। अगला यूजिंग, ठीक है इसने ये क्या किया, यूजिंग रैंडम सैंपल ऑफ 100 हिस्ट्री लेक्चर्स a 95% confidence interval of m was found to have width of 2.8 meters। ठीक है, अब इसने बोला है कि एक और कॉन्फिडेंस इंटरवल इसने फाइंड किया है जिसकी विड्थ जो है वो 2.8 है। सही है, तो अगर विड्थ 2.8 है तो जरा इसको देखो, एस कितना है, एस नहीं पता, एस नहीं पता। ठीक है, द लेंथ इन मिनट्स ऑफ हिस्ट्री लेक्चर्स एट अ कॉलेज, ये ऊपर किसकी बात हुई है, मैथमेटिक्स लेक्चर्स। ठीक है, मीन एम है, मीन एम है, और विड्थ कितनी है उसकी 1.4 है, तो सॉरी विड्थ टोटल कितनी है 2.8 है, टोटल विड्थ कितनी है बेटा 2.8 है। तो हमें अगर यहाँ की वैल्यू चाहिए होगी तो ये क्या होगी, m प्लस 1.4 होगी या नहीं। ठीक है, टोटल विड्थ अगर 2.8 है तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना होगा, 1.4 का होगा। तो अगर मुझे यहाँ की वैल्यू चाहिए तो ये क्या हो जाएगी, m प्लस 1.4 हो जाएगी। तो हम जब इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो x बार कितना है, x बार आपका है, x बार कितना है आपका m। ठीक है, सैंपल मीन प्लस माइनस z की वैल्यू कितनी है 1.96 और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता अपॉन अंडर रूट 100 इक्वल्स टू क्या आएगा, m प्लस 1.4 आएगा, इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, m प्लस 1.4 आएगा। अच्छा, हम क्योंकि प्लस वाली वैल्यू लिख रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा। m को दोनों साइड्स पे कैंसिल कर दो, ये हो गया 1.96 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट 100 कितना होता है, 10 होता है, इक्वल्स टू 1.4। यहाँ से s की वैल्यू निकालो कितनी आती है बेटा, ये इक्वेशन समझ में आई सबको।
ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या था, 7.14 सैंपल मीन प्लस z मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट n। ये जब आप करोगे तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, यहाँ पहुंच जाओगे, विच इज m प्लस 1.4। 1.4 कहाँ से आया बेटा, इसने टोटल बिट दी हुई थी 2.8, तो यहाँ से यहाँ तक आधी कितनी होगी 1.4 की। तो अगर ये वाली वैल्यू m है, डिफरेंस 1.4 का है, तो यहाँ पहुंचने के लिए मुझे m प्लस 1.4 करना पड़ेगा। ठीक है, कितनी आ रही है 12.04, पक्की बात है 7.14 आ रही है। 7.14 आ रहा है। 7.14 इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, अगले सवाल पे आ जाते हैं। A researcher read a magazine article which stated that boys aged 1 to 3 prefer green to orange. It is claimed that when offered a green cube and an orange cube to play with, a boy is more likely to choose the green one. ठीक है, अगर उसको 2 क्यूब्स देंगे तो वो ज्यादा लाइकली है कि वो ग्रीन क्यूब को ज्वाइन चूज करेगा। बेटा क्या कर रहा है, कहाँ देखना। In order, the researcher disagrees with this claim. She believes that boys of this age are equally likely to choose either color. In order to test her belief, the researcher carried out a test at a 5% significance level. She offered a green cube and an orange cube to 10 randomly chosen boys and recorded the number. अब देखो इसमें सीन क्या है कि आपका नल हाइपोथेसिस क्या है, टेस्टिंग तो अभी पार्ट 1 में नहीं करनी, लेकिन मैं वैसे ही बता रहा हूँ। नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि वो बोल रहा है कि इक्वली लाइकली है, बंदा बोल रहा है कि रिसर्चर डिसएग्रीज विद दिस क्लेम, वो बोल रहा है कि इक्वली लाइकली है, यानी प्रोबेबिलिटी दोनों की क्या होनी चाहिए 0.5 होनी चाहिए। लेकिन वो बंदा जो है, वो बंदा क्या बोल रहा है कि नहीं भाई, मोर लाइकली है टू चूज द ग्रीन वन, तो प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0.5 हो जाएगी हमारी 3। और आउट ऑफ 10 बॉयज 8 चूज द ग्रीन क्यूब। Assuming that the researcher believes either color is likely to be chosen, a student correctly calculates that probability x equals to 8 is 0.049. He says because this value is less than 0.05, the null hypothesis should be rejected. वो बोल रहा है कि भाई मैंने probability x equals to 8 की calculate करी, तो वो आई 0.0439, और क्योंकि ये वाली probability मेरी significance level which is 5% उससे कम है, तो मैं इसलिए H0 को रिजेक्ट करके H1 को एक्सेप्ट कर लेता हूं। ये इस बच्चे ने बोला है, बताओ ये बात सही है या गलत। अगर इसका टेस्ट रिजल्ट 8 आया है तो इसने प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 8 निकाली और बोला कि हाँ भाई ये मेरा क्लेम H0 रिजेक्ट है, H1 एक्सेप्ट है। बताओ ये एक्सप्लेन व्हाई द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखो इसने तो बोल दिया कि ये बात गलत है, ये बात क्यों गलत है ये बताना है, कौन बताएगा मुझे ये इसकी बात क्यों गलत है। क्योंकि हो सकता है उससे पहले भी हो रही हो, जरूरी थोड़ी है कि नो नो नो, तो किसका निकालना चाहिए। थैंक यू। नहीं, बताओ भाई। भाई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर अपर टेल होता है तो आप प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू जो भी आपका टेस्ट रिजल्ट होता है वो निकालते हो, सिर्फ उस वैल्यू की थोड़ी निकालते हो। उसका रिजल्ट 8 आया है अगर, तो आप सिर्फ 8 की नहीं निकालोगे बेटा, आप प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 की निकालोगे। आप प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 की निकालोगे और उसको फिर कंपेयर करोगे अपने सिग्निफिकेंस लेवल से, फिर कंक्लूजन लोगे। समझ आई बात। तो इसी वजह से इस बच्चे की एक्सप्लेनेशन गलत है, क्योंकि सिर्फ प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 8 से काम नहीं चलेगा, हमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 की निकालनी पड़ेगी। समझ आई बात या नहीं। Yes. कैरी आउट द टेस्ट। अब कैरी आउट करना है टेस्ट, तो अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, सारी चीजें बताएंगे।
हम बताएंगे यहाँ पे H नॉट जो है वो प्रोबेबिलिटी 0.5 है, H1 प्रोबेबिलिटी आपकी यहाँ 1/3 क्या, वो तो कहाँ बोल रहे हैं, वो तो एजेस बताएंगे भाई। आपके पास दो कलर्स हैं और दोनों कलर्स की प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हमें ये बताया कि भाई प्रोबेबिलिटी 0.5 होगी या उससे ज्यादा होगी अगर वो मोर लाइकली होगा। और मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 की यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हो जाएगा 10c8, 10c9, 10c10, 0.5 पावर 8, 0.5 पावर 2, 0.5 पावर 9, 0.5 पावर 1, 0.5 पावर 10, 0.5 पावर 0। बताओ कितना आता है? जीरो पॉइंट 0547। 0.0547 which is greater than the significance level। तो इसका मतलब आप H नॉट को अब एक्सेप्ट कर लोगे और H1 को आप रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, साथ में स्टेटमेंट भी लिख देना। H नॉट को एक्सेप्ट करने का मतलब है कि H नॉट क्या था कि प्रोबेबिलिटी 0.5 है और 0.5 किस बंदे ने बोला है? 0.5 बोला है रिसर्चर ने। ठीक है, रिसर्चर ने बोला है 0.5, तो इसका मतलब हम रिसर्चर के क्लेम को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ, पहले रिसर्चर ने बोला 0.5 नहीं, ये पहले बंदे, A researcher reads a magazine, it claimed, नहीं, मैगजीन ने बोला है कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, रिसर्चर ने बोला है कि प्रोबेबिलिटी बराबर है। ये जो H नॉट जो है बेटा, H नॉट जो है ये रिसर्चर की बात है और ये मैगजीन की बात है। रिसर्चर के कहने के इक्वल है कि 5 के so probability of success is 5/10 and failure is also 5/10। मतलब 5/10 तो मैंने बोला ही नहीं है, इक्वली लाइकली बोला है कि दो कलर्स हैं, दो कलर्स में अगर आपस में चूज करना है और उन दोनों कलर्स में आप इक्वली लाइकली हो टू चूज, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी, इसलिए 0.5 लिखा है। ओके गॉट इट। ठीक है, तो हम यहाँ बोलेंगे कि रिसर्चर क्लेम इज एक्सेप्टेड। Another researcher claims that a type 1 error was made in carrying out the test. Explain why this cannot be true. बताओ टाइप 1 एरर क्या होता है? H नॉट रिजेक्ट होता है टाइप 1 एरर और हम तो H नॉट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब H नॉट रिजेक्ट नहीं हुआ, तो इसीलिए टाइप 1 एरर हो ही नहीं सकता। ठीक है, टाइप 1 एरर क्या होता है बेटा? टाइप 1 एरर होता है जब आप H नॉट को रिजेक्ट करते हो, तो यहाँ पे तो हम H नॉट को एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे टाइप 1 एरर नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि H नॉट रिजेक्ट नहीं हुआ। समझ में आई बात? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। अब टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी देखिए। अब सुनो, ये कौन सा टेस्ट है? अपर टेल टेस्ट। अपर टेल टेस्ट में मुझे H नॉट को रिजेक्ट करवाना है। मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली किस किस की? 8, 9 और 10 की। तो इससे मुझे पता चला कि ये वाला जो वैल्यू है 8 जो है ये हमारे क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं कर रहा। तो आप किसकी निकाल के चेक करोगे?
9 और 10 की निकाल के चेक करोगे तो 9 और 10 की निकालो, 10C9, 0.5 पावर 9, 0.5 पावर 1। कितना आता है? जीरो पॉइंट जीरो 0.0107। और क्या ये मेरे सिग्निफिकेंस लेवल से कम है, विच इज 5%? तो इसका मतलब यहाँ पे आपका एच नॉट अब रिजेक्ट हो गया है, नहीं? हेंस यही आपका टाइप 1 एरर है। प्रोबेबिलिटी कम हो नहीं ना, अब तो टाइप 1 एरर निकाल रहे हैं ना, वो तो हो गया, टेस्टिंग तो हो गई। अब हम ये देख रहे हैं कि एच नॉट कहाँ पे रिजेक्ट होगा, तो वो टाइप 1 एरर होगा ना। तो यहाँ पे एच नॉट रिजेक्ट हो रहा है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर विल बी 0.0107। ठीक है, एच नॉट रिजेक्टेड नहीं लिखो यहाँ पे, आप बस ये लिख दो कि ये आपका क्रिटिकल रीजन। आपका क्रिटिकल रीजन क्या हुआ, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 हो गया, और उसकी प्रोबेबिलिटी 0.0107 है, जहां एच नॉट रिजेक्ट हो रहा है, तो इसलिए ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। बेटा यहाँ तक किसी को कोई मसला तो नहीं है? ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा? No. अच्छा, यहाँ पे इसने वैसे तो नहीं पूछा, अगर ये मुझसे पूछता भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर बताओ, तो क्या करोगे? किसकी Find निकालोगे? the value and then use the probability to find it. लेस देन किसकी? लेस देन इक्वल्स टू 8। अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 पे एच नॉट रिजेक्ट हो रहा है, तो हम ये देखेंगे कि भाई एच नॉट एक्सेप्ट कहाँ पे होगा। एच नॉट एक्सेप्ट होगा हमारा x लेस देन इक्वल्स टू 8 पे, x लेस देन इक्वल्स टू 8, और इसके लिए आप यूज करोगे नई वाली प्रोबेबिलिटी जो वो गिवन देगा। ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा टाइप 2 एरर। निकालोगे ना पूरी? क्रिटिकल रीजन तो ये है ना, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, जहां पे एच नॉट रिजेक्ट, वो तो वही है ना, वो एक ही दफा निकलता है, वो एक ही दफा निकलेगा। सही है बेटा, आगे आ जाओ, चलो जल्दी से। अच्छा, दोबारा से हाइपोथेसिस दे रहा है भाई। The heights in meters of a mature trees of a certain variety is normally distributed with mean with standard deviation 0.67. In order to test whether the population of mean is greater than 4.23, the height state the suitable null hypothesis and alternate. तो h नॉट हो गया, h नॉट हो गया आपका बेटा कि आपका जो मीन है वो इक्वल है 4.23 के। h1 होगा कि आपका मीन है ग्रेटर देन 4.23। ये तो एक मार्क उसने बांटा था। अब हाँ, आप टेस्टिंग करोगे, सैंपल मीन आ गया आपका 200 is found and the test is carried out, the result of the test to result। ठीक है, वो बोल रहा है कि आपको एच नॉट को रिजेक्ट करना है। वो बोल रहा है कि आपको एच नॉट को रिजेक्ट करना है। तो यहाँ पे सीन क्या है कि 200 ट्रीज हैं, टेस्ट कैरी आउट हो रहा है, तो 200 ट्रीज के हिसाब से जो है वो सैंपल मीन हमें नहीं पता। सैंपल मीन नहीं पता, ठीक है, सैंपल मीन हमें नहीं पता। या हम इसका डायग्राम बनाते हैं।
ठीक है, ये इसका बनेगा डायग्राम, और जो है वो ये अपर टेल टेस्ट है। ठीक है, तो अब सीन क्या है, यहाँ पे आपके पास आएगी लाइन, और मीन कितना है आपका 4.23। हमें एच नॉट को रिजेक्ट करवाना है, हमें एच नॉट को रिजेक्ट करना है, यानी मेरी वैल्यू जो है वो यहाँ से आगे होनी चाहिए। ऐसा ही है, मेरी वैल्यू यहाँ से आगे होनी चाहिए। अब वो कौन सी वैल्यू है मुझे नहीं पता, वो कौन सी वैल्यू है जिससे आगे हमारा एच नॉट रिजेक्ट होगा, ये मुझे नहीं पता। तो ये मैं निकाल लेता हूँ, इसको एच बार बोला है इसने, तो हम बता देते हैं एच बार माइनस मीन कितना है 4.23 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन कितना दिया हुआ है 0.67 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन लाजमी होगा, इक्वल्स टू जेड वैल्यू कितनी आएगी 95% यानी 0 1.96 0.95 5% बोला ना। यहाँ से एच की वैल्यू निकालो। कितना आ रहा है एच बार 4.31। 4.3079. तो इसका मतलब ये हुआ, हम बोल देंगे कि भाई अगर हमारी वैल्यू 4.31 से ज्यादा होती है तो हमारा एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगा, तो एच बार की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 4.31। ठीक है, एच नॉट एक्सेप्ट वैसे कुछ नहीं करना, बस इसको वैल्यू बताना। अगला पार्ट करो एक। What's the central limit theorem?
अच्छा, इसमें ये बोल रहे हैं अजीत said in B we had to assume that H bar is normally distributed, so it was necessary to use the central limit theorem. ठीक है, यहाँ पे उसने आपको बोला है कि यहाँ पे सवाल में देखो, सवाल में क्या लिखा हुआ है, द हाइट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो सबसे पहले तो एक चीज ये समझो कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होता है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होता है कि अगर आपका डेटा, अगर आपका जो पॉपुलेशन है, ठीक है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होता है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम होता है आपका जब आपका पॉपुलेशन नहीं अननोन हो, जब आपका पॉपुलेशन जो है वो अननोन हो और आपको ये भी नहीं पता कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं, तब आप सेंट्रल लिमिट थ्योरम यूज करते हो। सवाल में यहाँ पे आपको उसने बताया हुआ है कि भाई इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसने आपको इसका स्टैंडर्ड डेविएशन यानी वेरिएंस भी बताया हुआ है, तो इसका मतलब दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, अजीत भाई गलत बोल रहा है, हमने अज्यूम नहीं किया, ठीक है, और अज्यूम वो जो है वो नेसेसरी टू यूज द सेंट्रल लिमिट, ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज population is normally distributed. सर एक दफा सेंट्रल लिमिट थ्योरम एक्सप्लेन कर सकते हैं? सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये होता है जब आपका पॉपुलेशन अननोन हो, ठीक है, आपको नहीं पता आपका पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस आपको नहीं पता, सैंपल का डेटा वगैरह आपको दिया हुआ है, तो उसको आप जो है वो जब आप सवाल को सॉल्व करते हो तो उसमें आप अज्यूम करते हो कि आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको बोलते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम। लेकिन जब सवाल में आपको उसने बोल दिया है कि भाई पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, सारी चीजें बता दी पॉपुलेशन से रिलेटेड आपको, तो अब आपको इसमें जो है वो सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्लाई करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। MS-19 में हाँ नहीं तो ऐसी बात है, फॉर्मूला शीट का कितना काम ही नहीं आता, फॉर्मूला शीट कौन देखेगा। अच्छा भाई अगला आ जाए, the random variable x has probability density function given by this, it is given that ex equals to ln2, show that b equals to 2 है। अब देखो हमें पता है कि अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं for 1 upon x squared कहां से कहां तक, a से लेके b तक, तो इसका आंसर आता है 1, ये बात तो मुझे पता है, ठीक है। और दूसरी बात इसने मीन का बोला है, तो मीन हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं x से और फिर लिमिट्स लगा देते हैं, तो आंसर आ जाता है हमारा मीन का। ये दो बातें सबको पता है या नहीं, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में ये दो बातें पता हैं या नहीं बेटा सबको? यस सर।
हमें कौन सी इंफॉर्मेशन यूज करनी है, ई एक्स वाली। तो ई एक्स वाली अगर हम यूज करेंगे, एक्स एक्स कैंसिल होगा, तो बचा मेरे पास 1/x की इंटीग्रेशन ए से लेके बी तक अगर करोगे तो आंसर कितना आएगा बेटा, ln2 आएगा। 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है अब्दुल्ला? 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है? बताओ भाई ऑनलाइन बच्चों, 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है? ln x ln x ln x। इस पे लिमिट्स लगानी है ए और बी, तो ये हो जाएगा ln b माइनस ln a इक्वल्स टू ln2। सॉल्व करोगे तो ये जाएगा ln b अपॉन a इक्वल्स टू ln2। ln ln कैंसिल होगा, और ये हो गया b इक्वल्स टू 2a। समझ आ गई बात? yes sir yes sir आप मुझे बता दो ना, कल कल 10 बजे। हाँ हाँ, ये बता रहे हैं कुछ दिन कल जाना है या मंडे जाना है, तो मैं नहीं आ सकता। कल अगर जाना होगा तो कल 10 बजे अच्छा भाई, अगले पार्ट में बोल रहा है शो दैट a इक्वल टू 1/2। अब दूसरी इंफॉर्मेशन, जो पहली वाली इंफॉर्मेशन हमने लिखी थी, इसको यूज करेंगे अब इसको इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। यार ये बड़ा मसला है यार, बेसिक नहीं होता है। अच्छा भाई, अब हमें जब इसको इंटीग्रेट करेंगे 1/x² को, तो उसके लिए हमें पहले इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। पावर +1 करेंगे, नई पावर डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा -x पावर -1। यानी इंटीग्रेशन हो गई आपकी -1/x। लिमिट्स लगानी है a से लेके b तक, और इक्वल्स टू कर देना है 1। क्या हो जाएगा इसका? एक सेकंड है यार। क्या हो रहा है? हाँ भाई, लिमिट्स डाल दोगे इसमें तो ये हो जाएगा -1/b -1/a इक्वल्स टू 1। फर्दर सॉल्व करते हैं तो -1/b +1/a इक्वल्स टू 1। इसने बोला है कि b इक्वल्स टू 2a है, तो b की जगह मैं 2a डाल सकता हूँ। एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा -1 +2/2a इक्वल्स टू 1। 1 इक्वल्स टू 2a, a की वैल्यू आ गई 1/2। यही शो करनी थी, यही शो करनी। ठीक है बेटा। yes sir yes sir Find the median of x।
फाइंड द मीडियन ऑफ एक्स। मीडियन कैसे निकलता है बेटा? मीडियन ऐसे निकलेगा कि हमें पता है, हमें ये देखना है कि अगर 1/x² को इंटीग्रेट करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ए से लेके, अगर मीडियन तक मैं इंटीग्रेट करूंगा तो आंसर आएगा कितना? 0.5। ए की वैल्यू मुझे पता है 1.1/2 यानी 0.5। ए की वैल्यू मुझे पता है। इंटीग्रेशन हम इसकी ऑलरेडी कर चुके हैं -1/x। तो हाँ मीडियन निकालना ना, मीडियन भी तो एंड लिमिट है। -1/x, वैल्यूज डालनी है 0.5 से लेके m तक और इक्वल करना है 0.5। तो ये हो जाएगा -1/x की जगह m डाल दिया, -1/x की जगह 0.5 इक्वल्स टू 0.5। कितना आता है 1/0.5? ये आ जाएगा 2। तो -1/m माइनस प्लस 2 इक्वल्स टू 0.5। कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा -1/m इक्वल्स टू -1.5। माइनस माइनस कैंसल और 1 डिवाइडेड बाय 1.5, m की वैल्यू आ गई 2/3। सही भाई, क्लियर हो गया? अभी तक तो ये पेपर नॉर्मल है, इतना ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। देखते हैं आखिरी 2 सवाल बचे हैं, एक और बोसॉन का दे दिया इसने। अच्छा भाई, ये सवाल कौन से चैप्टर से आया, जरा पढ़ के बताओ। लीनियर कॉम्बिनेशन है सर शायद। Combination, very good. A factory makes loaves of bread. One batch of loaves contain x kilograms of dried, यानी x की डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास 0.7 एंड 0.02 स्क्वायर कितना होता है? सिंप्लीफाई कर लो चलता है 0.0004। और इसी तरह y भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है with mean 100 and variance 9। dried yeast, ये dried yeast है x और y kilograms of flour है। अच्छा ठीक है, dried yeast यानी ये वाली जो है इसकी कॉस्टिंग है 13.5 पर kg और फ्लोर की कॉस्ट है 0.9 per kg। For making one batch of bread, the total of all other cost is $55। All other cost जो है वो है $55 और सेल कर रहा है ये 200 पे। सेलिंग प्राइस है इसकी 200। बहुत कंफ्यूजिंग सवाल कर दिया इसने, लेकिन इतना है नहीं मसला। Find the probability that the profit is greater than 40, यानी हमें प्रॉफिट बताना है कि वो ग्रेटर देन 40 होना चाहिए। अब इस सवाल को मैंने चीजें तो लिख दी हैं, अब इसको हम थोड़ा सा समराइज इस तरह से करते हैं कि सबसे पहले तो प्रॉफिट अगर चाहिए तो प्रॉफिट की इक्वेशन कैसे बनेगी बेटा? प्रॉफिट की इक्वेशन कैसे बनेगी? आपकी जितने भी कॉस्ट्स है, जितनी भी आपकी सेलिंग प्राइस है, ठीक है, जितनी भी आपकी सेलिंग प्राइस है उसमें आप सारी कॉस्ट माइनस कर दो तो प्रॉफिट आ जाएगा। सेलिंग प्राइस आपकी कितनी है बेटा? 200 माइनस कॉस्टिंग सारी कितनी कितनी है? कॉस्टिंग एक तो x की टोटल कॉस्ट है प्लस y की टोटल कॉस्ट है और प्लस 55 जो अदर कॉस्टिंग है। तो ये आ जाएगा आपका कितना? प्रॉफिट। अब पहले मैं जो है ना वो इस कॉस्टिंग की डिस्ट्रीब्यूशन बना लेता हूँ अलग से। कॉस्ट की मैं अलग से डिस्ट्रीब्यूशन बना लेता हूँ। कॉस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनेगी बेटा? x की कॉस्ट कितनी है? 0.7 है, 0.7 नीड है हमारी, ठीक है, 0.7 kg चाहिए और हर kg कितने का मिल रहा है? 13.5 का। तो इसका मीन कितना हो गया बेटा? कॉस्टिंग का मीन कितना हो गया आपका? x यानी 0.7 मल्टीप्लाई बाय 13.5 और एक साथ ही कर लेते ना, y कितना है? 100 है और वो 0.9, y 100 है और ये आ गई कॉस्टिंग उसकी 0.9 पर केजी।
और इसी के साथ 55 की अदर कॉस्ट भी लग रही है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई भाई? टोटल कॉस्ट का मीन कितना हो गया? 154.45 ये आपकी कॉस्ट का मीन आ गया। बोलो बेटा, समझ में आई बात? Yeah. वाई फ्लोर Yes. है, वाई फ्लोर है, और ये ड्राइड ईस्ट है। इन दोनों को मर्ज करने तो पूरा एक लोड बन रहा है। ठीक है, इसी तरह अब कॉस्ट का हम वेरिएंस निकालने जा रहे हैं। मैंने बताई थी एक बात के कॉस्ट, जब भी कॉस्टिंग की बात होगी हम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब भी कॉस्ट की बात होगी हम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉस्ट के लिए एक्स का वेरिएंस कितना है? 0.0004। तो 0.0004 मल्टीप्लाई बाय 13.5 का स्क्वायर प्लस y का वेरिएंस कितना है? 3 स्क्वायर, ये 9। तो 9 मल्टीप्लाई बाय पैसे कितने हैं इसके? 0.9, तो मल्टीप्लाई बाय 0.9 का स्क्वायर। और इसमें ये 55 ऐड होगा या नहीं? वेरिएंस में प्लस 55 करेंगे? नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं हाँ, होगा, वेरिएंस कांस्टेंट में ऐड नहीं होता कांस्टेंट ना वैल्यू वेरिएंस में। नहीं होती। हाँ बिल्कुल। कितना आ रहा है वेरिएंस? 7.36 7.3629. आपका कॉस्टिंग का वेरिएंस आ गया। तो अब अगर मैं प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगा फाइनल, तो वो क्या होगी बेटा? 200। मीन कैसे निकलेगा प्रॉफिट का? प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कैसे निकलेगा बेटा? 200 माइनस कॉस्ट आ रही है 154.45। कितना हो जाएगा ये? हम्म? और वेरिएंस क्या होगा? वेरिएंस 200 माइनस करेंगे या नहीं करेंगे? इसमें प्लस करेंगे 200 प्लस आई थिंक। 200 कांस्टेंट वैल्यू है ना बेटा? हाँ, कुछ भी नहीं करेंगे आई थिंक। कुछ भी नहीं करेंगे वेरिएंस में, और कुछ भी नहीं करना। वेरिएंस आपका यही रहेगा 7.36। यहाँ तक बात सबको समझ में आई या नहीं? जल्दी बताओ। Yeah. ठीक है। अच्छा, अब क्या सीन है? अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी किसकी बेटा? प्रोबेबिलिटी निकालनी है ग्रेटर देन 40 की। अब तो निकल जाएगी मेरे ख्याल से आराम से। हमारे पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन आ गई है प्रॉफिट की, कि मीन इसका है हमारा 45.55, वेरिएंस है हमारा 7.36। प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें ग्रेटर देन 40 की। डायग्राम बना लेते हैं। ये मीन आ गया बीच में, 40 से पहले होगा, और हमें इससे आगे की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो हो जाएगा 40 माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। बताओ जेड वैल्यू कितनी आती है? माइनस 2.027। 2.027। ठीक है। अच्छा, और क्या आ रही है इसकी वैल्यू? और प्रोबेबिलिटी में चेक करो। 0.9786। 0.978। इसको 1 से माइनस करने की जरूरत नहीं है। सही भाई? डन? समझ में आ गई बात? क्लियर है? जी सर, क्लियर है। Yes, sir. हाँ, 3.0 का स्क्वायर वेरिएंस है ना?
अच्छा भाई अगला सवाल। रैंडम वेरिएबल, यार ये तो इससे आसान तो सवाल हो नहीं सकता, बता रहा हूँ मैं। बोसॉन दिया हुआ है 2 से लेके 4 तक का प्रोबेबिलिटी निकालने वाली, क्या सवाल है? 2 और 3 की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, 4 की नहीं निकालना। e पावर माइनस 2.4 मल्टीप्लाई बाय 2.4 पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 2.4 पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। कितना आ गया? मीन एवरेज नेगेटिव में हो सकती है, वैसे होती नहीं है। नहीं 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 नहीं, बोसॉन की एवरेज नेगेटिव में नहीं होती। 0.47। हाँ 7 तो नहीं आ रहा। a पावर माइनस 2.4 0.47। आगे बढ़ते हैं। टू इंडिपेंडेंट वैल्यूज फाइंड द प्रोबेबिलिटी। टू इंडिपेंडेंट वैल्यूज है तो एवरेज कितना हो जाएगा? 2.4 प्लस 2.4। अच्छा 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 सही है। सॉरी ये कुछ और है, कुछ और। वो बोल रहे हैं कि दो वैल्यूज उठा रहे हैं, फाइंड द वैल्यू दैट बोथ दीस वैल्यूज आर ग्रेटर देन 1। बोथ दीस वैल्यूज आर ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये देखना है यानी दोनों की वैल्यू हम निकाल लेने के, दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है वो ग्रेटर देन 1। सही है, दोनों की प्रोबेबिलिटी अगर ग्रेटर देन 1 होगी, इसका मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी अगर मुझे ग्रेटर देन 1 की निकालनी है तो इसका मतलब मुझे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, है ना। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 करेंगे तो रहेगा 1 माइनस e पावर माइनस 2.4 पावर 2.4 पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। कितना आता है ये? 0.0 0.0909 आ रहा है यार, 0.909 आ रहा है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 1 चाहिए। ग्रेटर देन 1 का मतलब है हम जब 1 से माइनस करेंगे तो x इक्वल टू 0 और 1 दोनों लेंगे। प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 1 मांग रहे हैं ना, इसका मतलब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए 2 ऑनवर्ड्स। तो जब आप 1 से माइनस करेंगे तो 0 और 1 दोनों की माइनस करोगे ना भाई। तो 1 माइनस ई पावर माइनस 2.4, 0 के लिए 1 लिख दिया, 1 के लिए 2.4 लिख दिया। अब निकाले इसका आंसर कितना आता है बेटा, ये बात समझ में आई सबको? प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 1 मांग रहा है, इसलिए हम 0 और 1 दोनों की 1 से माइनस करेंगे। Okay. 0.692 और वो बोले दोनों वैल्यूज इस तरह की होनी चाहिए, तो 0.692 मल्टीप्लाई बाय 0.692 कितना आ जाएगा ये? बोथ वैल्यूज शुड बी ग्रेटर देन। नहीं, एक वैल्यू ग्रेटर देन 1 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.69। दोनों वैल्यूज ग्रेटर देन 1 होने की प्रोबेबिलिटी है एक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दूसरी। सही बेटा। अगला सवाल। It is given that probability x equals to r equals less than probability x equals to r plus 1. तो e power minus 2.4 bracket 2.4 power r upon r factorial. सही है। और दूसरा है हमारा is less than e power minus 2.4 multiplied by 2.4 power r plus 1 upon r plus 1 पर। सही है, e पावर माइनस 2.4 तो दोनों साइड्स पे कैंसिल हो गया, बचा मेरे पास 2.4 पावर r अपॉन r फैक्टोरियल।
2.4 पावर r प्लस 1 को मैं ऐसे लिख दूं 2.4 पावर r मल्टीप्लाई बाय 2.4 पावर 1। 2.4 पावर r को मैं 2.4 पावर r मल्टीप्लाई बाय 2.4 पावर 1 लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय r प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, 2.4 पावर r 2.4 और पावर r भी कैंसिल हो गया, ये r प्लस 1 उधर जाएगा तो ये जाएगा r प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इज लेस देन 2.4। यहां तक समझ आई? यस। Yes. अब सुनो बहुत गौर से, मुझे बताओ r प्लस 1 फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल को अगर डिवाइड करते हो तो क्या आंसर है? r+1। देखो r प्लस r का मतलब है कोई भी ऐसी अंदाजे से r की वैल्यू ले लें, अगर मैं r की वैल्यू अगर 14 ले लेता हूँ ऐसे ही, तो r प्लस 1 का फैक्टोरियल क्या होगा 15 फैक्टोरियल, और r फैक्टोरियल क्या होगा 14 फैक्टोरियल। 14 फैक्टोरियल पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ 15 बचेगा। अगर 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 14 फैक्टोरियल करोगे तो कैलकुलेटर में चेक कर लो, आपका आंसर 15 आएगा। सही है, तो इसका मतलब अगर r की वैल्यू 14 है और अगर आप उन दोनों को आपस में डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा r प्लस 1 आएगा। अगर r प्लस 1 के फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल को डिवाइड करोगे तो योर आंसर विल बी r प्लस 1। तो r लेस देन क्या आ गया 1.4, लेस देन 1.4 कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं 0 और 1, क्योंकि r सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स ले सकता है ना, सॉरी सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ले सकता है। तो r लेस देन 1.4 में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, उसने बोला था सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज बतानी है, तो r की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0 और 1। समझ में आई बेटा बात? यस सर। Yes, sir. Hence find the value of r for which probability x equals to r is greatest। अच्छा, मतलब वो बोलना चाह रहा है कि सबसे बड़ी वैल्यू इसकी क्या हो सकती है। अगर मैं r की जगह क्या ले लूं 1 ले लूं, ठीक है, अगर मैं r की जगह 1 ले लूंगा तो नहीं, इसने बोला है find the value of r for which probability of x equals to r is the greatest। अच्छा नहीं, एक मिनट, अगर मैं probability x equals to r ले रहा हूँ और वो बोले कि हो जाएगा। हाँ। hence find the value of r for which x equals to r is the greatest। समझ में क्या बोलना चाह रहे हैं, पर मैंने प्रोबेबिलिटी 2 से लेकर 4 तक प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू r इज लेस देन, x r की वैल्यू 0 और 1 हो सकती है। Hence find the value of r for which x equals to r is the greatest। अगर मैं ये लेता हूँ प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 1 जो है वो लेस है प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू r प्लस 1 यानी 2 के। Hence find the value of r for which probability x equals to r is the greatest। क्या बोलना चाह रहे हैं? Probability x equals to 2 and find the value of r for which probability x equals to r is greatest।